नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सीटेट मई 2016 के पेपर वन के सीडीपी सेशन को हम पढ़ेंगे और उससे पढ़ने वाले प्रश्नों को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट मई से पेपर वन 2016 में जो हुआ था उसके सीडीपी प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से हम समझेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि, मतलब जो हम लर्निंग होती है वो सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों? पहला, सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। दूसरा, सीखना याद करना, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। तीसरा, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात। देखिए, ये एकदम सही है। एक्टिव मतलब ये होता है जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो वो कुछ नई चीजों को बना सके या उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, ये हमारा क्या होता है? लर्निंग होता है। इसका जो लास्ट लिखा है मुख्य रूप से जैविक कारक, ये भी गलत हो जाएगा। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि जानकारी देना ही सीखना नहीं होता। सीखना मतलब बच्चे उसको कैसे सीख पा रहे हैं, उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा होता है सीखना। अगला प्रश्न हम समझते हैं। कह रहा है सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अच्छा देखिए, ये मतलब सीखने के लिए बच्चों की तैयारी कैसे हो, इसके लिए शिक्षक का क्या महत्व है? पहला, अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरण को मापना नहीं हो सकता। दूसरा, बच्चे की तैयारी पर नियम लागू करना, ये भी नहीं होगा, नियम से हमको तो कोई मतलब नहीं होता। बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना, ये हो सकता है। बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना, ये तो निगेटिव है, तो कभी नहीं होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना, ठीक है, मतलब ये डिसाइड करना या इस हिसाब से सीखने की प्रक्रिया को चलाना कि बच्चा का जो सामान्य ज्ञान है, जो उसको नॉलेज है, उसकी बराबर प्रोग्रेस होती रहे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न से बढ़ते हैं। एक प्रभावी कक्षा में, देखिए, ऐसी कक्षा जो इफेक्टिव हो उसमें क्या होना चाहिए? अधिक अंक? नहीं, बिल्कुल नहीं, निगेटिव वर्ड है। शिक्षक पाठ तैयार करता है? बिल्कुल नहीं, पाठ शिक्षक नहीं, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है, बिल्कुल सही बात है। चर्चा को बढ़ावा देता है तथा ये समझ रहा है या ये जान रहा है कि बच्चे का जो पुराना नॉलेज है कैसा है, साथ ही साथ वो उस चीज को बढ़ावा दे रहा है और पठन पाठन प्रक्रिया को पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बच्चों के अनुसार ही हमको चलना है, तभी हमारा आंसर सही होगा। चौथे की बात करें तो कहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से, गलत बात है, सक्रिय रूप से होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब, मतलब उनको रुचि उत्पन्न होती है कक्षा में, कब करते हैं ये हमको बताना है। पहला, शिक्षक, केवल निगेटिव वर्ड है, तुरंत काटिए। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करता है, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब मोटिवेट भी कर रहा है और उनकी प्रेज भी कर रहा है अच्छे कामों के लिए। तीसरा है वे बड़ी कक्षाओं में मित्रों के साथ बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल आंसर है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं तो आपको आंसर समझने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप छाट लेंगे। यही बाल विकास की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जब बच्चे विद्यालय में आते हैं, तो पहला, उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है, उन्हें मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, गलत बात, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उनके अभिभावक को बताना चाहिए वो घर पे, केवल निगेटिव वर्ड हटाइए। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अपनी जो घर की लैंग्वेज है उनकी भाषा उन्हें बोलने का कहना चाहिए, हाँ बेटा तुम बोल सकते हो, क्योंकि जब वो अपनी घर की भाषा बोलेंगे तभी अपनी बातों को खुले मन से आपके सामने रख पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथे की बात करें तो इसमें लिखा है विद्यालय की भाषा न बोलने के लिए, ये भी निगेटिव वर्ड है, हटाइए, गलत बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, सबसे अच्छा क्या बता रहा है? पहला, शिक्षक को मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक में दिए गए ज्ञान पर नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो होना नहीं चाहिए। बच्चों के अनुसार चलना है तो पुस्तक के अनुसार नहीं चलना है। आगे,
शिक्षक को अपने अभिलेखों का रख रखाव नहीं, अभिलेख का रख रखाव इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की प्रोग्रेस। आगे, एक शिक्षक सामान्य आवृत्ति बच्चों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक दुनिया के लिए तैयार करने हेतु शिक्षक बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखिए, तीसरा और चौथे में कंफ्यूजन आप हो सकता है कि तीसरा होगा चौथा होगा, हम समझाते हैं चौथा क्यों हुआ। कह रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे मतलब बच्चे सोशल में कैसे इन्वॉल्व हो पाए, कैसे उस सामाजिक समस्याओं को जो सलूशन है या उसका हल है कैसे निकाल सके, उसके लिए ये चाहिए शिक्षक को कि बच्चों को एक से बढ़ के एक बच्चों को तैयार करे या उनमें प्रतियोगिता कराए, बेटा ये समस्या आएगी तो कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे। तो इस हिसाब से बच्चे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तीसरे में जो कहा है कि सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, सुरक्षा नहीं बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को कैसे बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। पहला, अपने शिक्षण में चाक श्यामपट्ट का प्रयोग करके, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थी को विविध पदार्थ उपलब्ध कराकर तथा उन्हें अपनी सामग्री अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन करे। देखिए, अब कह रहा है कि उसके पास समस्या रख दिया शिक्षक ने और उनको बहुत सारे मटेरियल दे दिया कि लो बेटा, अब तुम खुद खोज करो और इस समस्या का समाधान करो। यही बेस्ट तरीका है बच्चे को समस्या समाधान कराने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 3 की बात करें तो निरंतर अभ्यास, गलत बात है, क्या उनको मशीन बनाना है। चौथा है अपने शिक्षार्थियों में अनुशासन को बढ़ावा देकर, ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बच्चे सीखने के लिए स्वयं की युक्तियां बना लेते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, मतलब बच्चे सीखने के लिए अपनी युक्तियां बना लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला, बच्चों की युक्तियों पर ध्यान न देकर, क्यों नहीं देंगे भाई, गलत बात है। बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना, बिल्कुल ये बात सही हो सकती है। फिर भी आगे देखते हैं, क्या पता कोई और अच्छा हो जाए। बच्चों को ऐसा न करने के लिए लंबा भाषण देना चाहिए, गलत बात है, भाषण तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आगे, पाठ्यपुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से पालन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उनकी युक्तियों को समझना चाहिए, बच्चे कैसे सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उसके पश्चात उनकी उनसे चर्चा करना चाहिए और उनकी युक्तियों को अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको सुधार कराना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 9वें की बात करें, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखने के लिए। केवल आनुवंशिक, गलत बात है, केवल आगे तो हटाइए। भौतिक आधारभूत संरचना, सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। अब देखिए, सिंपल आपसे कह रहा है कि इनमें सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो देखिए, अब नीचे जो भौतिक आधारभूत संरचना है ये भी हो सकता है, सामाजिक संदर्भ संवेग ये भी हो सकता है, परिपक्वता एवं शारीरिक छवि ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, परिपक्वता एवं शारीरिक छवि। कैसे, देखिए समझिएगा। सामाजिक संदर्भ का मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा अच्छे समाज से आता है, क्या वही सीख पाता है, ये तो गलत बात है, सीख तो कोई भी सकता है। दूसरा जो लिखा है भौतिक आधारभूत संरचना, भौतिक मतलब कोई बच्चा अगर बचपन से ही हष्ट पुष्ट है या उसको अच्छे अच्छे नॉलेज दी गई है तभी वो सीख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बच्चा कभी भी सीख सकता है। तो राइट आंसर ये है, मेच्योरिटी उसके अंदर कितने हैं। और फिजिकल अपीयरेंस, सामाजिक शारीरिक छवि मतलब कैसा दिखता है ये नहीं, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि वो क्लास में है अथवा नहीं है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई बच्चा परिपक्व है, परिपक्व मतलब सीखने की उस आयु तक पहुंच चुका है और वो क्लास में बराबर उपस्थित है तो बच्चा सीख सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अगला प्रश्न समझते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करता है। मैंने आपको बताया था शुरू शुरू क्लास में, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, प्रारंभिक अवस्था वही होती है हमारी 2 से लेके 5 वर्ष तक, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारा 6 मतलब 2 से लेके 6 वर्ष, फिर उसके बाद होता है 6 से 11 वर्ष होता है उत्तर बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था। लेकिन इस सवाल में हमसे कहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था किस तक चलती है, तो 2 से लेके, होना तो चाहिए था 6 वर्ष, लेकिन इसमें 2 से लेके 8 वर्ष लिखा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी समय देखिए जन्म से लिखा है, जन्म से, तो जो जन्म वाला हो जाएगा वो हो जाएगा शैशवावस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से लेके 8 वर्ष को
प्रारंभिक बाल अवस्था माना गया है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक माना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पर क्या कह रहा है? किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। अच्छा, कोई टीचर वृद्धि और विकास के सिद्धांत को जानना चाहिए, ऐसा क्यों है? पहला, यह ज्ञान तथ्यों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। अरे भाई, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में बिल्कुल नहीं। तीसरा नंबर, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। अगर एक शिक्षक जानता रहेगा कि ज्ञान की क्या सीमा है, वृद्धि कैसे होता है, तो हर बच्चे को समझ पाएगा और प्रत्येक बच्चे को उसी हिसाब से अवसर उपलब्ध कराएगा ताकि बच्चे सीखें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। बच्चों का विकास परिणाम है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि बच्चे का विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के सम्मेल से होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। क्या कह रहा है? बच्चे, बच्चे लिख के बैच लिख दिया। क्या होता है देखिए, जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहा है जन्म से ही बच्चे उदंड होते हैं। क्या ऐसा है? दूसरा, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। तीसरा, जिन सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जिस सामाजिक संदर्भ में जाएंगे उससे उन पे इफेक्ट पड़ता है और उसी हिसाब से उनको शिक्षण करने की आवश्यकता होती है। लास्ट क्या है? खाली पेट बिल्कुल नहीं, खाली पेट बच्चा नहीं होता। ये पहले कहते थे कि खाली पेट कोरा कागज है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चा कुछ ना कुछ अनुभव लेके आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। क्या कर रहा है? एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि पानी को ऊंचे और सकरे गिलास चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा किस लिए होता है? देखिए, ये है हमारा जीन पियाजे का थ्योरम। उन्होंने बताया था कि भाई देखो, जब बच्चा 0 से 2 साल होता है तो वो इंद्रिय यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे सीखता है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक मतलब ये होता है कि जो चीज वो देखता है प्रतीकों के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो वही हमें इसमें जानना है। क्या बोल रहा है देखिए, समझिएगा। पहला लिखा है कि वह प्रतीक नहीं बना पाता, वह अनुकरण नहीं कर पाता, वह लिखा है कि वैपरीय चिंतन नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है। बच्चा ना केवल देख के चीजों को सीखता है। ठीक है, वो देखेगा कि अरे इसमें पानी ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। वो ये नहीं सोच पाता या वो चिंतन नहीं कर पाता कि उससे इससे क्या मतलब है, कि अगर पानी 1 लीटर है तो उसको चाहे थाली में रखे, चाहे गिलास में रखे, चाहे लोटे में रखे, 1 लीटर पानी तो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन छोटा बच्चा है, चूंकि वो चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए वो इसमें विभेद नहीं कर पाता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो वैपरिक चिंतन नहीं कर पाता, मतलब कि वो सोच नहीं पाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न। एक साइकिल में जाते हुए, ध्यान समझिएगा, एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। यह समझ प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि बच्चा कैसे समझ रहा है? ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, मैंने आपको वहां भी समझाया था। देखिए, आगे पहला है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, कार्य कारण या वैपरीय चिंतन। इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार पहले और आ चुका है। एक कार्य कारण का है, क्योंकि कभी ना कभी बच्चा है उसको ये पता है कि अगर हम तेज चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये भी क्या होगा? उत्तर इसका कार्य कारण होगा। ये पिछले बार भी शायद पेपर में आया था। चलिए, तो और हमको नहीं देखना है प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, वैपरीय चिंतन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। उसको हम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। लिखा है संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा, आधारभूत सहायता। तीसरा, अनुकूलन। चौथा, स्कीमा निर्माण। तो इसमें इसको कहा जाता है अनुकूलन। ठीक है, एडॉप्टेशन। देखिए, अगर कोई जानकारी आपके पास आई, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ नॉलेज है, उससे समझ कुछ आया, उसने आपने उसको कहा कि अच्छा ये है, ये तो हम जानते हैं, उसी हिसाब से अपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो वो होता है आपका अनुकूलन। तो सिंपल समझिए, अगर आप कमरे में घुसे, कमरे में कोई गंदगी है तो उसको आप साफ करें और आपको लगेगा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है,
उसको आप पूरी तरह से क्लीन करेंगे, सजावट करेंगे, तब आप अच्छा महसूस करेंगे। तो वही कह रहा है कि स्कीमा मतलब होता है नई जानकारी को कैसे आप अपने मस्तिष्क में ढाल सकते हैं, उसको समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार के द्वारा किया गया। मतलब निजी भाषा शब्द जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए, निजी भाषा का प्रयोग अगर हम देखें तो इसमें से वाइगोत्स्की ने किया था, क्योंकि इन्होंने अपने सामाजिक सिद्धांत में क्या कहा था? सामाजिक सिद्धांत में इन्होंने अपने आप को भाषा और समाज के आधार पर विकास को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ करके सीखते हैं। क्या करके? मारपीट करके, अनुकरण, अंतःक्रिया, प्रतियोगिता। तो अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, मारपीट करके नहीं सीख पाएंगे। अनुकरण मतलब होता है दोहरा के भी नहीं सीख पाएंगे। अंतःक्रिया मतलब होता है उनसे बातचीत करना, जो समस्या हो पूछना और उसको समझना और सीखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया। प्रतियोगिता करके भी नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, क्या कह रहा है समझिए। कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं। तो मैंने आपको बताया था कोहेल वर्ग के अगर लेवल की बात करेंगे तो उनके 3 स्तर थे और 6 चरण थे। तो आपसे यही पूछा है कि कितने स्तर हैं, तो आप आराम से यहाँ पे मार सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम वह है। शिक्षार्थी केंद्रित मतलब बाल केंद्रित। बाल केंद्रित उपागम अथवा शिक्षण विधा क्या है, आपको पहचानना है। पहला, शिक्षार्थियों को उनकी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार और दंड देना, गलत बात है। नेगेटिव तो जाने नहीं। याद करने पे बल देना, गलत बात है। तीसरा नंबर आपका ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चों को मार्गदर्शन में शिक्षण कार्य कराइए, उन पे बोझ ना बनिए, मतलब उनको सिखाइए बेटा ऐसे ऐसे करो, और वो चीजों को अच्छे से सीखे और समझे। लास्ट लिखा है शिक्षार्थी स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएंगे, गलती करने लगेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्धि में शामिल है। बुद्धि में क्या शामिल है भैया? पहला, समस्याओं के नवीन मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता। किसी प्रश्न विशेष का एक ही उत्तर देने के लिए, गलत बात है, ऐसा नहीं है। योग्यताओं का समूह जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। हॉवर्ड गार्डनर ने यही कहा है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि कैसे सामर्थ्यों का समुच्चय है। सामर्थ्यों मतलब योग्यताओं का समूह है। मतलब बुद्धि, किसकी बुद्धि कितनी है, क्या क्या सॉल्व कर सकता है, क्या क्या समस्याओं को हल कर सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। तो बुद्धि क्या है? योग्यताओं का समूह है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 22 नंबर पर समझते हैं, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक बच्चे की भाषा विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण करना महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा? देखिए, जब भी ऐसा कुछ आएगा एक दूसरे से सीखने वाला, तो होंगे वाइगोत्स्की। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा विकास के बारे में किसने बताया था? वाइगोत्स्की। हालांकि अगर भाषा का सिद्धांत आएगा तो चौमास्की ने दिया था, इसमें चौमास्की का नाम नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न है कि यदि एक शिक्षक की यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार से शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने में उनकी मदद कर सके, तो इस विचार का, देखिए सिंपल सी बात है, ऐसी बात यहाँ पे आ गई है जिसमें लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं केवल घर संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर कोई शिक्षक ऐसा करता है तो क्या हो सकता है? देखिए, पहला समझते हैं, लड़कियों के प्रति सामाजिक और आवृत्ति को चुनौती देता है। दूसरा, यह प्रदर्शित करता है शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और न करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, लड़कियों के लिए लाभकारी है नहीं। लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लड़के लड़कियों में विभेद करना। तो इस शिक्षक जो भी है अगर वो ऐसा करते हैं कि इस हिसाब से शिक्षा दो कि वो माँ बने घर संभाले, तो इसका मतलब है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्थात लड़के लड़कियों में भेद कर रहे हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि मूल्यांकन का केंद्र बिंदु या फोकस क्या होना चाहिए? पहला, बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, नहीं। अध्यापक का कार्य घटाना, बिल्कुल नहीं। बच्चे को आगे बढ़ाना, ये सही है। ठीक है, बच्चे को आगे बढ़ाना मतलब
वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इस पे फोकस करना और उनको प्रोग्रेस के लिए आगे करना। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, केंद्र बिंदु यही होना चाहिए। आगे 25 नंबर, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, मतलब जो बच्चे थोड़ा सा उनको जरूरत ज्यादा है, मान लीजिए शारीरिक रूप से सक्षम है, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला, कोई शिक्षा न दी जाए, अरे भैया काहे नहीं देना चाहिए। केवल निगेटिव वर्ड हटाइए, अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें, बिल्कुल नहीं। लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है, विशेष व्यवस्था करें और नियमित ढांचे में शामिल करें, मतलब बच्चों को जैसे अगर किसी प्रकार के उनमें विकार है, कमी है, तो उसी हिसाब से उनको शिक्षा दी जाए और साथ ही साथ उनकी बराबर हेल्प की जाए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब अलग अलग परिवेश के बच्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं, तो इस विविधता को हम क्या कर सकते हैं या शिक्षक क्या कर सकता है, इसके लिए समझिए। शिक्षार्थियों को सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं। शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भ का सम्मान करना चाहिए भाई। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि लास्ट वाले में देखिए निगेटिव वर्ड है, ध्यान न देना, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बच्चे जिस भी सामाजिक संदर्भ और सांस्कृतिक संदर्भ से आए, शिक्षक को उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसका सम्मान करते हुए पठन पाठन की प्रक्रिया करानी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर लिख रहा है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे। निर्योग्यता मतलब उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, कैसे आप करेंगे। बुद्धि परीक्षण करके करेंगे, उसकी शारीरिक बनावट देख के करेंगे, उसकी लिखने की नोटबुक देख के करेंगे, यह देखकर करेंगे कि बच्चा कितना लड़ता है, ऐसा कुछ नहीं, तो उसका बुद्धि परीक्षण, ठीक है। बुद्धि लब्धि अगर आपको याद होगा तो उसमें मानसिक आय और वास्तविक आय निकाल करके हम ये जान सकते हैं कि कौन बच्चा कितना सीखता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है 28 नंबर, किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषता होती है। मतलब कोई सृजनशील बच्चा अगर है तो उसमें कैसी विशेषता होती है हमें बताना है। समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, रटकर याद करना, निगेटिव वर्ड हटाइए, दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समरूपता, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो देखिए, सृजनशील बच्चे के अंदर क्या हो सकता है या बच्चा सृजनशील कैसा होता है, हमको ये बताना है। इस प्रक्रिया में जरा आप ध्यान दीजिएगा। मौलिक विचार और अभिव्यक्ति मतलब बच्चा कैसे सोचता है और कैसे चीजों को देख रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, इस हिसाब से हम जान पाएंगे कि बच्चा सबसे अच्छा है या बच्चे में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो समस्या समाधान के प्रति दृढ़ नहीं होगा, रट नहीं होगा, नियम कानून वाला भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। सृजनात्मकता में शामिल है, क्या शामिल है समझते हैं। दूसरों का अनुकरण नहीं, गलत बात है। अपसारी चिंतन करने की योग्यता, ये हो सकता है। लंबे अनुच्छेदों और अंकों को, गलत बात है। अपसारी अभिसारी चिंतन की योग्यता नहीं, अपसारी चिंतन, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिस बच्चे के अंदर होगी वो बहुत ही क्रिएटिव होगा या बहुत ही सृजनात्मक होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही प्रॉब्लम पे बहुत सारी समस्या हल को या बहुत सारे तरीकों को निकालने, एक समस्या को हल करने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हमारा आखिरी प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब विकास के किसी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो, यानी कि विकास के किसी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम है तो हम क्या कर सकते हैं। पहला, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, करेगा भैया, बिल्कुल करेगा। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है। विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है भाई। तो सही उत्तर ये होगा। देखिए कैसे होगा, समझिए बात को। पहला कहा है कि उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करेगा, करेगा भैया। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा आंख से थोड़ा कमजोर है तो उसका संपूर्ण विकास कैसे हो पाएगा, प्रभावित करेगा। दूसरा है कि इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, क्यों नहीं है। बच्चा लेट से नहीं सीखेगा, अगर जिसको देखने में प्रॉब्लम लेट से सीखेगा। लास्ट वाला है बच्चे के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा कि विकास के सभी क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आंख से कमजोर है तो देखने में हर चीज में उसको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी। उसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3।
तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने मई 2016 पेपर 1 सीडीपी के सभी प्रश्नों को देखा, समझा और उसके उत्तर को बनाया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।